Hello and welcome to the Smart Academy, one-stop e-learning platform for accounts, GST, TDS, Tally, etc. academic and professional courses. So today's topic is GST registration process. GST का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? GST का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लाइव GST पोर्टल पे देखेंगे, बट उससे पहले हम समझेंगे उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा बिफोर स्टार्टिंग आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. सी, अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं. एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट डीलर. तो रेगुलर एंड कॉम्पोजिट डीलर में डिफरेंस क्या है, हम ये बात करेंगे. उससे पहले हम समझेंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है. सी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वो होता है under the certain situation the dealer must take compulsory registration under GST irrespective of the turnover. For example, interstate sale of taxable goods, e-commerce operator, e-commerce seller. यानी कि ऐसे डीलर जिनको irrespective of their turnover, उनका टर्नओवर भले ही क्रॉस हो रहा हो या ना हो रहा हो, बिकॉज हमें पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा टर्नओवर भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है. यानी कि the important factor is turnover as well, but in certain cases irrespective of turnover you have to go for GST registration, that is called compulsory GST registration. So what is the turnover limit, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, but first of all let me explain what is compulsory registration. Compulsory registration is something like you have to, if certain cases, if you are falling under certain cases irrespective of your turnover, then you must have go for GST registration, आपको करना ही पड़ेगा. बात करते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की. इस केसेस में क्या होता है कि वॉलेंट्री में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो गया तो डेफिनेटली आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा. अगर टर्नओवर क्रॉस नहीं भी होता है तो उस केस में अगर आप चाहो तो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बट अब ऐसे केसेस में अगर लेट्स से मैं टर्नओवर की अगर बात करूं 20 लाख, एग्जांपल, टर्नओवर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग है, डिफाइन है. गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग है. फॉर एग्जांपल, अगर आप का टर्नओवर लेट्स से 20 लाख रुपए के नीचे है, दैट इज आप कंपलसरी, दैट इज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना वॉलेंट्री नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है. बट इन सच केसेस आप चाहो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. देयर इज अ प्रोविजन, कंपलसरी नहीं है बट आप चाहो तो कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है? सी, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करूं, इफ द टोटल टर्नओवर एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख फॉर गुड्स. यानी कि समझो अगर आपका टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपए के ऊपर है, नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी हैं. स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे कि आसाम साइड हो गया, ऐसे कुछ हिमाचल हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसे कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. तो नॉर्मल स्टेट जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप गुजरात से हो, तो ये नॉर्मल स्टेट्स है. अगर नॉर्मल स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर इफ इट इज 40 लाख के अबव, तो आपको इन केस ऑफ गुड्स तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है. बट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 20 लाख फॉर गुड्स एंड फॉर अदर, दैट इज सर्विसेज के लिए 20 लाख है नॉर्मल स्टेट एंड 10 लाख है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. कहने का मतलब होता है अगर आप गुड्स में डील करते हो और आपका जो स्टेट है वो नॉर्मल स्टेट है तो ऐसे केस में 40 लाख का टर्नओवर. अगर आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो ऐसे केस में 20 लाख रुपए का टर्नओवर. बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज देन इट इज 20 लाख रुपीज फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 10 लाख रुपीज. तो ऐसे केसेस में अगर आपका टर्नओवर 20 या 40 डिपेंडिंग अपॉन गुड्स और सर्विस से ज्यादा है, बट it is less than 1.5 crore in case of goods or 75 lakhs in case of special category states,
तो आप ऐसे केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो रेगुलर डीलर के तौर पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेगुलर डीलर जो होता है वो हर एक इनवॉइस पे, चाहे वो B2B को सेल करे चाहे वो B2C को सेल करे, हर एक इनवॉइस पे सामने वाले बायर से टैक्स कलेक्ट करता है। लेट्स से 100 रुपए प्लस उस पे 18 रुपए का जीएसटी अमाउंट वो कलेक्ट करेगा, एंड दैट अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे करेगा इन देयर GSTR 3B रिटर्न। सो कहने का मतलब ये हो गया कि रेगुलर डीलर हर एक इनवॉइस पे टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ गुड्स, एज पर HSN कोड एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो उनको जो टैक्स पे करना होता है वो इनवॉइस वाइज होता है, वेयर एज कंपोजिशन डीलर को इनवॉइस पे टैक्स नहीं पे करना है बेस्ड ऑन टर्नओवर। दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस पे टैक्स पे करना, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए अलग है, सर्विस प्रोवाइडर तो आपके लिए अलग है, ट्रेडर हो तो आपके लिए अलग है। तो ये रेट्स अलग अलग हैं। तो ये रेट्स क्या क्या है इसका डिटेल मैंने थियोरेटिकल जो जीएसटी का कोर्स है उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है कंपोजिशन के लिए कि क्या क्या रेट्स हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका टर्नओवर इफ इट इज 1.5 CR के नीचे अगर आप चाहो तो आप कंपोजिट डीलर के तौर पे रजिस्टर कर सकते हो। तो आप सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर में करना चाहिए या कंपोजिट में करना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ। मान लो आपका टर्नओवर जो 1.5 CR के नीचे है बट 20 या फिर 40 के ऊपर है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आप एग्जांपल के तौर पे मान लो गुड्स का ही एग्जांपल ले लो। आप एक कंपोजिट डीलर हो, एग्जांपल आप एक कंपोजिट डीलर हो, तो कंपोजिट डीलर अगर कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है तो आपने जो परचेज किया है वो प्रोडक्ट हो सकता है कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया होगा, यानी कि ऐसे डीलर से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर ऐसे डीलर से आपने परचेज किया होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट वो कंपोजिट में है, या फिर आपने ऐसे डीलर से परचेज किया होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो रेगुलर डीलर है। तो आपने कहीं ना कहीं यहां से तो परचेज किया होगा। फर्ज करो कि आपने एक परचेज जो किया है, आपने एक पार्टी से परचेज किया है रेगुलर डीलर से 1000 रुपए का प्रोडक्ट। वो 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे सामने वाले रेगुलर पार्टी ने 18% का जीएसटी लगाया। इट मींस 1000 प्लस 18% तो हो गया आपका दैट इज 1180, यानी कि 180 रुपए का उन्होंने अपना क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। सॉरी, अपना 18% अगर आप निकालो तो इसका आई गेस 180 रुपीज। तो अब ऐसे केस में जब आप कंपोजिट डीलर में जाते हो तो क्या वो 180 रुपए जो आपने टैक्स पे किया सप्लायर को, क्या आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते, बिकॉज कंपोजिट डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलता है। अब ऐसे केस में वो आपके लिए क्या हो गया, एडिशनल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 रुपए प्लस 180, यानी कि 1180 रुपए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। तो ऐसे केस में जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो 1180 रुपए की आपकी कॉस्टिंग है, प्लस आप उस पर अपना मार्जिन ऐड करोगे। मार्जिन ऐड करने के बाद क्या होगा, आपकी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट, यानी कि जो बायर है उसको ये प्रोडक्ट और भी कॉस्टली पड़ेगा, यानी कि सामने वाली पार्टी आप उस पर टैक्स इनवॉइस तो लगा के नहीं दोगे और टैक्स इनवॉइस टैक्स चार्ज करके नहीं दोगे, तो सामने वाले के लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट और भी कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज वो इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। सो अल्टीमेट कहने का मतलब ये हो गया कि कंपोजिशन डीलर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है, इनवॉइस पे टैक्स लगा के नहीं दे सकता है, तो जो अल्टीमेट बायर होगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली जो रेगुलर डीलर जो बायर हैं, जो दैट इज रेगुलर डीलर जो पर्सन कंपोजिट डीलर से परचेज करना कम कर देंगे, बिकॉज एक तो उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, वो उनकी कॉस्टिंग में आ जाएगा, मार्जिन उनको एज कंपेयर टू रेगुलर डीलर ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इट इज बेटर कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहो जा सकते हो, बट इट इज बेटर, इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि इन केस
अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टर्नओवर इतना नहीं है, मेरी बिलिंग उतनी नहीं होती है, और मेरे जो अल्टीमेट जो मेरे बायर हैं, जो अल्टीमेट मेरे जो कंज्यूमर है वो जीएसटी होल्डर नहीं है, रेगुलर डीलर नहीं है, मैं डायरेक्ट कस्टमर एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो आप कंपोजिट डीलर में जा सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया मोटे मोटे तौर पे, अगर आप लोकल लेवल पे बिजनेस करते हो, यानी कि लोकली आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सेल करते हो, तो ऐसे केस में आप ऑब्वियस बात है कंपोजिट में डाल सकते हो। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप चाहो तो इट इज बेस्ट कि आप रेगुलर डीलर में जाओ, लेकिन उसके लिए आपको फिर मंथली बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस रेज करना, जीएसटी कंप्यूट करना, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना, 1 फाइलिंग करना, 3B फाइलिंग करना, दैट यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। सो ये हो गया कंपोजिशन स्कीम एंड ये हो गया अपना रेगुलर डीलर। फिर बात आती है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। सी यहाँ पे कुछ लिस्ट है। द बिजनेस फॉर विच एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 इन केस ऑफ गुड्स और 20 स्पेशल कैटेगरी, 20 फॉर सर्विसेज और 10 फॉर स्पेशल कैटेगरी। यानी कि ऐसे बिजनेस जो गुड्स में डील करते हैं और उनका गुड्स का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, इन केस दे आर इनटू नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट यानी कि एक नॉर्मल राज्य की बात कर रहा हूं, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बट अगर स्पेशल कैटेगरी में तो उनका 20 लाख रुपए से अगर नीचे है तो उनको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। एंड इन केस ऑफ सर्विस नॉर्मल स्टेट 20 लाख एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख रुपीज, तो उनको ये कंपलसरी नहीं है, बट दे हैव ऑप्शन कि अगर वो चाहे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द बिजनेस डज नॉट फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है उनको, तो नहीं करेंगे। पर्सन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी आर नॉट कवर अंडर जीएसटी। ऐसे पर्सन जो एग्जेम्प्ट गुड्स को सेल करते हैं या फिर जो जीएसटी में कवर्ड नहीं है, तो उनको भी चाहे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर जो सप्लाई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे फूड, क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ये जो इस तरह के लोग हैं, उनमें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत सारे एफएक्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज भी हो सकती हैं, तो डोंट वरी, ये लिंक पे अगर आप चाहो तो ये लिंक पे जा सकते हो। दैट इज सीबीआईसी की लिंक है, इस वेबसाइट पे जाके पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, जहां पे यूजर मैनुअल दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या एफएक्यूज हो सकते हैं और आपके उसके क्वेरी के सॉल्यूशन क्या है। डेफिनेटली आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे और भी प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड वी हैव अदर देन दैट एफएक्यू लिस्ट में मेरी क्वेरी लिस्ट नहीं है, तो डू नॉट वरी, आप हमारे पास आ सकते हैं। मेरी टीम पूरी जीएसटी की जो हम लोग के ग्रुप है, हम वहां पे बैठ के आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन केस टू केस। सो हमने बात कर लिया टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। नाउ वी आर मूविंग कि what are the documents that are required for registration. So it is important to know that before proceeding for registration we have to make sure the correct and accurate documents are available with us so that we can easily file our registration process. Registration process फाइल कर देंगे, it is not simple thing, but हम लोग ने फाइल कर दिया कहानी खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखे हैं मैंने कि आपने रजिस्ट्रेशन तो फाइल कर दिया, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है आपके पास, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो आपने एप्लीकेशन डाला है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय ऑफिसर ऑन ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से होता है कि आपका जो एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। सो बिफोर फाइलिंग की रिजेक्ट ना हो मेरा, आगे चल के मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, सो वी हैव टू मेक श्योर these are the documents that we are keeping with us and these are the documents are accurate, correct and available with us to file for applications. So first of all, PAN of GST registration applicant, yes obvious सी बात है, whether you are company, partnership firm और इंडिविजुअल, आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड तो ऑब्वियस बात होना चाहिए। प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, चाहे आप कंपनी हो, तो ऑब्वियस बात आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा। पार्टनरशिप फर्म है या फिर अगर आपने
अपना सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए एक्यूरेट है, इन्फॉर्म इनफ है, आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स विद अ फोटोग्राफ, यस, जो आपके प्रमोटर्स हैं यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं पार्टनर्स, या फिर आप समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर, या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स के फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पर है उसका एड्रेस प्रूफ भी साथ साथ में होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप अगर बात करो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गवर्नमेंट का टेलीफोन बिल हो गया, ये सब चीजें आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम कर सकती है। इंडिविजुअल के केस में पासपोर्ट की कॉपी भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी काम करेगी। यस, ऑब्वियस बात, आधार कार्ड भी काम कर सकता है। सो एड्रेस प्रूफ आपके पास रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, तो ऑब्वियस बात है जो सोल प्रोप्राइटर है उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट कॉपी, ये सब चीजें चल जाती हैं प्लेस ऑफ बिजनेस में। बट इन केस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियस बात है उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस केस में वहां का एड्रेस प्रूफ, और दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, और ये सब चीजें वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग नेम, एड्रेस एंड अ फ्यू ट्रांजेक्शन, यस, आपने कोई नया नया बैंक अकाउंट ओपन किया ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन भी होने चाहिए, कुछ अवेलेबल बैलेंसेस भी होने चाहिए। कभी कभी हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ साथ में क्रॉस चेक यानी कि कैंसल चेक भी हमें एज अ सैंपल के तौर पे अपलोड करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आपके पास बैंक रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बिकॉज ये बैंक डिटेल वहां पे अपने को पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती है। और साथ साथ में अगर आपको है कि मेरे पास क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर है, ऑथराइज सिग्नेचर है, दैट इज डीएससी है, तो डीएससी के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एज्यूम करता हूं कि अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मूव कर सकते हो। एंड देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो स्टेप्स है कुछ इस तरीके से है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम अब लाइव करके भी देखने वाले हैं, हम आगे लाइव भी उसको समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पोर्टल पे कैसे करना है। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप होता कैसे। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना है, वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 फिलअप करना है, उसका पार्ट ए फिलअप करना है जिसमें मोबाइल एंड ईमेल आईडी हम फिलअप करके अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। देन आफ्टर पोर्टल वेरीफाइड डिटेल्स बाय ओटीपी, उसका ओटीपी हमें आएगा, मोबाइल पे भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा, दोनों ओटीपी हमें एंटर करना होगा, लाइव हम करके देखने वाले हैं आगे। रिसीव्ड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, हमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, दैट इज टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर कह लीजिए उसे, वो रेफरेंस नंबर होगा। उस टीआरएन रेफरेंस नंबर के थ्रू हमें आगे का पार्ट बी फिल करना है। पार्ट बी में हमें कंपनी का नाम, डिटेल, एड्रेस, लोकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड देन आफ्टर जीएसटी ऑफिसर, उसके बाद सबमिट करने के बाद जीएसटी ऑफिसर विल वेरीफाई, जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करेगा विद इन द एप्लीकेशन ऑफ 3 days। ऑफिसर चाहे तो वो अप्रूव कर सकता है जीएसटी एप्लीकेशन, या फिर वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। सी ऑफिसर के पास जाने के बाद यहाँ से क्या हो सकता है, ऑफिसर में आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंट, अगर उनको लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो वो डॉक्यूमेंट और भी मांग सकते हैं। प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 वर्किंग डेज, अगर आपने वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर जमा कर दिया तो ऑफिसर में अप्रूव द एप्लीकेशन। अगर फर्स्ट टाइम में ही अगर आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपडेटेड है तो आपका ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा, विद इन 3 days के अंदर आपका क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अगर अप्रूव्ड हो गया तो ऑब्वियस बात है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर दिया जाएगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 06, जिसे आप अपने पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ऑफिसर में रिजेक्ट द जीएसटी एप्लीकेशन एंड 05 केस फॉर इफ एनी इश्यूज। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट उनको वैलिड नहीं मिलता है, आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑफिसर डेफिनेटली उनके पास ये पूरा राइट्स होता है कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा स्टेप है जहां पे हमें REG 01 फॉर्म, देन आफ्टर हमें डिफरेंट 03, 04, 05, 06 ये सारे के सारे फॉर्म्स होते हैं। हालांकि हमें फॉर्म्स का नाम
जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट प्रोसेस क्या है रिटर्न फाइल, दैट इज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो हमने ये सारे के सारे जो स्टेप यहाँ पे थियोरेटिकल लेवल पे समझा, अब हम इसको प्रैक्टिकल लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। रजिस्ट्रेशन हालांकि मैं सबमिट नहीं करूंगा, दैट इज फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको गाइड करूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल अपने को फिल करनी होती है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग जीएसटी पोर्टल की तरफ। तो हमने जीएसटी पोर्टल ऑन कर लिया है, दैट इज gst.gov.in। तो ये जीएसटी पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको चाहो तो खुद ब खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। होम सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल लॉगिन का भी ऑप्शन, अगर आपका पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे ये डेट्स आपको जो मिलेंगे, अपकमिंग ड्यू डेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। बट मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जाना है सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑब्वियस बात आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, अगर किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन सबमिट करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो। बट सबसे पहले हम समझेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। आपकी मेल आईडी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो भी फर्दर कम्युनिकेट, जब तक कि आपका जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है तब तक आपको आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वो इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी कंपनी का या फिर अपने फर्म का, अपने प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मेक श्योर आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करें, ना कि टैक्स कंसल्टेंट की, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की। हालांकि अगर आप प्रोवाइड करते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इन सच केसेस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है द कंसर्न पर्सन इज नॉट अवेलेबल, हो सकता है फ्यूचर में आप उनसे कांटेक्ट ना रखें, तो ऐसे केसेस में आपको ये चेंज करने का प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। इट इज बेटर कि आप अपना खुद का मोबाइल नंबर एंड खुद का दैट इज ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करें। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है न्यू रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो ये अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ये पार्ट ए है। जब तक हम पार्ट ए फिलअप नहीं कर लेते हैं तब तक हम पार्ट बी यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम पार्ट ए फिलअप करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में IMM, यहाँ पे ऑप्शन आता है टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर। जी हाँ, TDS और TCS ये दो चीजें भी हैं। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टर कौन होता है, वो कैसे TDS डिडक्ट कर सकता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, ये सब चीजें हमने थियोरेटिकल वाले पोर्शन में यानी कि उस पोर्शन में हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया, जहाँ पे रिटर्न पेमेंट्स अपने को कैसे करनी है, वहां पे TDS कौन है, TCS कौन है, ये कौन होता है। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर GST प्रैक्टिशनर, अगर आपको लगता है कि आप GST प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। NRI, UN बॉडी, कंसल्टेंट, कॉन्सुलेट और एम्बेसी फॉर फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, NRI ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। इफ यू विश, इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट दैट इज कॉल्ड स्टेट, या फिर आप कह लो यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करता हूँ राजस्थान। तो राजस्थान डिपार्टमेंट में ये सारा का सारा मेरा एप्लीकेशन सबमिट होगा। डिस्ट्रिक्ट मुझे सिलेक्ट करना है, लेट्स से जयपुर। जयपुर मैंने सबमिट कर दिया है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, मैं लीगल नेम यहां बात करूं द समद एकेडमी। मैं अपना पैन नंबर यहां पे एंटर करना चाहूंगा, पैन नंबर एंटर कर रहा हूं। हालांकि पैन नंबर ये मेरा रियल पैन नंबर है, मुझे उम्मीद है कि आप पैन नंबर से मिसयूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे इसको ब्लर भी नहीं करना चाहता हूं कि मैं आपको ये ब्लर करके दिखाऊं, नहीं, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है ब्लर करने का। मैं यहाँ पे मेल आईडी एंटर करता हूं, जहां पे लगेगा मुझे ब्लर करना मैं वहां पे करूंगा, लेकिन जहां पे मुझे जरूरत नहीं है मैं वहां पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं मेल आईडी के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर,
ये भी मैं ब्लर नहीं करने वाला हूं। 617 प्रोसीड। सी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पैन नंबर। ये मैंने अपने इस पैन नंबर से पिछली ट्रेनिंग में एक लाइव ट्रेनिंग के दौरान मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे अपने को फाइल करनी है। ये दैट वाज 9 जनवरी 2019, उस टाइम पे मैंने किया था। अगर आप इसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो इसे ही कंटिन्यू करो, अगर आप इसे प्रोसीड करना चाहते हो तो प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो। दैट इज पैन नेम एंड लीगल नेम इज नॉट मैचिंग। सी यहाँ पे मैंने पैन नेम एंड लीगल नेम मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज मेरे जो पैन नंबर है, मेरा पैन नंबर यहाँ पे नाम जो है द समद अकेडमी नहीं है, वहां पे मेरा नाम है परवेज अंसारी, यानी कि मेरे पैन पे जो नाम है मुझे ही वही नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो सवाल आता है कि फिर मैं अपने बिजनेस का नाम कहाँ पे एंटर करूंगा? बिजनेस का नाम एंटर आपको पार्ट बी में फिलअप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेरी आती है लोगों की, मैंने यहाँ पे तो लीगल नेम डाला तो यहाँ पे मिसमैच में आया। हाँ, मिसमैच में ऑब्वियस ही बात आएगा, क्यों आएगा? जस्ट बिकॉज क्योंकि लीगल नेम यानी कि आपका पैन नंबर पे क्या नाम है वो आपको मेंशन करना है। तो आपके बिजनेस का नाम जो पार्ट बी फिलअप करेंगे वहां पे अपने को करना है। तो मैं ये इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं प्रोसीड करता हूं। अब वेरीफाई ओटीपी मेरे मोबाइल पे और मेरे ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आए रहेंगे, तो मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देता हूं। हालांकि ये ओटीपी कुछ टाइम के लिए ही वैलिड है, मोबाइल का ओटीपी एंड ईमेल का, दोनों अलग अलग होता है, याद रखना दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप सेव नहीं करना आपको। ये है ओटीपी, ओके। ठीक है, ये मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है। नाउ जैसे मैंने इसके लिए प्रोसीड किया, मेरा ओटीपी हो गया। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, मैंने पार्ट ए सबमिट कर दिया सक्सेसफुली, और मेरा ये है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मैं कर लेता हूं कॉपी। इसको मैं कॉपी करके अपने नोटपैड पे या फिर अपने जो डॉक्यूमेंट फाइल है वहां पे आपको स्टोर कर लेना है। मैं इसको एज अ नोटपैड में फिलहाल रख रहा हूं, बिकॉज ये मैं अभी फिलहाल मैं इसको परमानेंटली इसको रजिस्टर नहीं करूंगा, यानी कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। तो ये लेकिन जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नोट कर लिए। तो ये मेरा हो गया पार्ट ए कंप्लीट, जहां पे अपना मैंने बेसिक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, डिटेल सबमिट किया, ओटीपी सबमिट किया, मेरा पार्ट ए फिलअप हो गया है। अब मुझे पार्ट बी फिलअप करने के लिए टाइम दिया जाता है विद इन 15 डेज, यानी कि मुझे आने वाले 15 दिन के अंदर इस टीआरएन नंबर का इस्तेमाल करते हुए पार्ट बी फिलअप करना है। तो चलिए हाथों हाथ हम पार्ट बी में क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पार्ट बी के मूव करने से पहले हमें अपना यहाँ पे टीआरएन नंबर एंटर करना है, जो कि मैंने टीआरएन नंबर एंटर कर दिया। यहाँ पे मुझे एंटर करना है ये कैप्चा, दैट इज ऑनलाइन कैप्चा जो यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आया रहेगा, दोनों ओटीपी कॉमन होगा। पहले जो पिछली बार जो ओटीपी आया था वो दोनों ओटीपी अलग अलग होते हैं, बट इस केस में जो ओटीपी आया है वो दोनों एक ही होगा। तो वो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। नो थैंक्स। ओके, सी माई सेव्ड एप्लीकेशन जो मैंने GST REG 01 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मुझे बाय डिफॉल्ट 2 दिसंबर 2020 तक ये कंप्लीट करना है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एक्शन, दैट इज ड्राफ्ट मोड पे है, मुझे एक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टैब, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सी साथ साथ में यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन दिखा रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक्ड विथ आधार कैन बी वेरीफाइड। अगर आपको वेरीफाई करना अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फ्रॉम दिस लिंक, प्लीज वेट फॉर 45 सेकेंड्स बिफोर रीजनरेटिंग द ओटीपी फॉर ऑथेंटिकेशन। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी अगर ओटीपी अपना आधार के साथ नहीं लिंक किया हुआ तो यहाँ से कर सकते हो। और अब बात करते थे, यहाँ पे टैब दे रखी है बिजनेस डिटेल, प्रमोटर और पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस,
गुड्स और सर्विस किस में डील करने वाले हैं, उसका HSN कोड, उसका सैक कोड क्या है, स्टेट स्पेसिफिक रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, यानी कि पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी या फिर पर्टिकुलर स्टेट्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो भी यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे वेरीफाई करना, लास्ट में हमें वेरीफाई करना है विथ OTP के साथ या फिर डिजिटल सिग्नेचर के साथ। तो चलिए हम सारे के सारे टैब 1 बाय 1 फिलअप करते हैं। लास्ट में वेरीफाई पेंडिंग पे लिखे जाऊंगा कि पेंडिंग वेरीफाई कैसे करना आपने को। सो यहाँ पर आ गया लीगल नेम, यानी कि मेरा नेम, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड नेम, यानी अब मेरे बिजनेस का यहाँ पे मुझे नाम डालना है। ये नाम आपको वहां पे नहीं डालना था बल्कि यहाँ पे एंटर करना था। अब मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं तो कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, किस तरह से होगा, मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, लोकल अथॉरिटी हूँ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, या फिर जिस तरह से भी। अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा प्रोप्राइटरशिप। फॉरेन कंपनी, लिमिटेड पार्टनर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल आपके एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके एज पर बिजनेस के हिसाब से आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस केस में प्रोप्राइटरशिप, नेम ऑफ स्टेट मैंने सिलेक्ट किया राजस्थान, जयपुर। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स वो चीज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है कि जो एक टेम्परेरी GST रजिस्ट्रेशन अवेल करना चाहता है फॉर 90 डेज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उन्हें परमानेंट GST रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए इस जगह का, उन्हें चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे यहाँ पे आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं कर रहा हूं। बात आती है फिर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आपको रीजन क्या है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है तो, इंटरस्टेट सप्लाई, लायबिलिटी, ट्रांसफर, डेथ ऑफ पार्टनर, डीमर्जर, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर, ई कॉमर्स, वॉलेंट्री बेसिस। अगर मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा तो अगर मैं चाहूं तो वॉलेंट्री बेसिस पे भी कर सकता हूं, तो वॉलेंट्री बेसिस पे मैं करना चाहता हूं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कभी, क्या मैं एक डमी डेट डाल रहा हूं, लेट्स से 1 नवंबर 2020 डमी डेट एंटर किया है मैंने। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या है, वापस से वही चीज लेनी है आपको, GST नंबर। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आता है टेम्पररी ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, टिन नंबर, सेंट्रल सेल्स टैक्स अकाउंट नंबर। आपको किस तरह का रजिस्ट्रेशन करना, ऑब्वियस सी बात है मुझे GST का रजिस्ट्रेशन करना है। GST का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग तो ऑलरेडी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर कोई पुराना रजिस्ट्रेशन आपके पास है डिटेल तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हर एक ऑप्शंस को समझना जरूरी है। GST आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। टेम्परेरी ID यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इससे पहले अगर आपके पास वैट नंबर है, CST नंबर है, एक्साइज नंबर, सर्विस टैक्स अकाउंट नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटरटेनमेंट, होटल, लग्जरी, कॉर्पोरेट, इन सब में से कोई भी अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो टेम्परेरी ID नंबर, देन आफ्टर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने आज से ही किया है तो यहाँ पे अप्लाई करके इसको सेव एंड कंटिन्यू। हमने ये 7 कंटिन्यू कर लिया। 7 कंटिन्यू करने के बाद हमें बाकी डिटेल्स भी तो यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि अब हम आ गए हैं प्रमोटर्स पार्टनर। पहले वाले टिक हो गया, यानी कि हमने पहला पेज सबमिट कर दिया है। अब पहला पेज सबमिट करने के बाद हमें पेज नंबर 2 प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स के डिटेल फिलअप करनी है। तो बिजनेस डिटेल फिलअप करने के बाद अब हमें इंफॉर्मेशन जो फिल करनी है दैट इज प्रमोटर पार्टनर्स डिटेल्स। प्रमोटर पार्टनर डिटेल यानी कि कंपनी के डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, उनकी डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम, मिडिल नेम इफ एनी, फादर का नाम, लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हालांकि मैं इसे सेव नहीं करूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी याद रखना जो एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और एल्स अगर ये गलत हो गया तो फिर इसे चेंज करने का प्रोसेस काफी लंबा है। जेंडर, डेजिग्नेशन, प्रोप्राइटर,
अगर आप डायरेक्टर है कंपनी के तो कंपनी का DIN नंबर, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक डायरेक्टर को DIN नंबर इशू होता है। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस बिल्कुल मैं हूं, तो ये हाईलाइटेड रहेगा। ये मेरा पैन नंबर है। इन केस अगर मैं फॉरेन की पार्टी हूं तो यहाँ पे मेरा पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे अपना एड्रेस, ये मेरा एड्रेस, यहाँ पे ये एक्चुअल में एड्रेस में यहाँ पे एंटर कर रहा हूं। आप में से अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे कंट्री दैट इज इंडिया, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, पिन कोड नंबर मैंने एंटर कर दिया। सो ये बेसिक डिटेल साथ साथ में एंटर होने के बाद ये जो फील्ड है प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की फील्ड है। एंड प्रमोटर एंड पार्टनर्स की फील्ड होने के साथ साथ अब हमें उन्हें यहाँ पे उनका फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा। आप डायरेक्टली, आपके पास अगर JPG फाइल अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम 100 KB साइज का यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो फोटो, और एल्स आप डायरेक्टली अगर यहाँ से पिक क्लिक करना चाहते हो क्लिक कर सकते हो। अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, आप इसे इनेबल कर सकते हो, यानी कि यही पर्सन जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है यही अगर ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। यानी कि जो आपके बिजनेस प्रमोटर हैं, डायरेक्टर है, अगर वही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इन्हें इनेबल कर दो। सो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेचरी का टैब है सी, यहाँ पे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यही डिटेल यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में फिल हो जाती है। अब हमें यहाँ से करना है 7 कंटिन्यू। मैं हालांकि मैंने फोटो अपलोड नहीं की है तो यहाँ पे मुझे फोटो अटैच करने के लिए पूछा जाएगा। मैं फोटो अटैच नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं विदाउट सेव किए हुए पॉइंट नंबर 3 दैट इज ऑथराइज सिग्नेटरी पे मूव करता हूँ। मैंने इंफॉर्मेशन सेव नहीं की है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, तो हमने जहां पे ऑप्शन टिक किया था, जैसे हमने देखा था लास्ट में कि हमने जहां पे प्रमोटर्स को ही एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी पे इनेबल किया था, तो बाय डिफॉल्ट उनका नाम डिटेल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म, कंपनी और प्रोप्राइटरशिप। उनका भी डिटेल सेम टू सेम जो आपने प्रमोटर्स में फिलअप किया था उनका भी डिटेल, उनका भी फोटो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इफ डायरेक्टर या ऑथराइज सिग्नेटरी अगर दोनों अलग अलग पर्सन हैं तो दोनों डिटेल आपको फिलअप करनी है। अगर सेम है तो हमने देखा प्रमोटर एंड पार्टनर्स की डिटेल्स में हम जाके उसको एज ए इनेबल कर सकते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आप अपनी कंपनी का कोई टैक्स कंसल्टेंट, कोई चार्टेड अकाउंटेंट को एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हो, सो दैट आपके बिहाफ पे जो भी एक्टिविटीज है वो आगे परफॉर्म करेंगे, डिपार्टमेंट से वो बात करेंगे, चाहे वो GST प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, उनका डिटेल आप एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकते हो। अगर आपने अभी नहीं दिया तो बाद में भी जाके इसको चेंज करके एंटर कर सकते हो। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दोगे तो कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। बट मैंडेटरी फील्ड आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस जो है उसका एड्रेस क्या है, हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ द बिल्डिंग, रोड, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये इंफॉर्मेशन जो हमारी मैंने आपको एंटर करनी है, जो मैंने ऑलरेडी एक डमी के तौर पे एंटर कर दिया है। फिर साथ साथ में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो सिटी आपने सेलेक्ट किया है, दैट इज मैं अगर डिस्ट्रिक्ट ले लूं, लेट्स से जयपुर, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट लेता हूं, जयपुर के साथ मैंने यहाँ पे पिन कोड एंटर किया तो यहाँ पे मुझे आएगा सर्कल सेलेक्ट करने के लिए। सर्कल यानी कि आपका हर एक जयपुर में भी डिवाइडेड है सर्कल, ऐसे मुंबई में, आपके कर्नाटका में, आपके बेंगलोर में, हैदराबाद में अलग अलग सर्कल एंड वार्ड वाइज वहां पे ऑफिसर्स को डिवाइड या डिपार्टमेंट डिवाइड है। तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जो आपके नियर बाई सर्कल होगा जहां पे आप विजिट करना चाहें यहाँ पे जाके आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एनी ऑफ देम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपका कमिश्नरेट जयपुर ऑफिस का होगा, डिवीजन आपका जयपुर A, B, G, जो भी डिवीजन होंगे आपके हिसाब से आपके जो नियर बाय डिवीजन होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। रेंज भी सिलेक्ट करना है, रेंज कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि GST डिपार्टमेंट का नियर बाय लोकेशन, सर्कल, रेंज,
डिवीजन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, सो दैट आप यहाँ पे ये लिंक भी दी हुई है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर ज्यूरिडिक्शन जो आप यहाँ पे लिंक रेफर करके भी देख सकते हो कि मेरे नियर बाई कौन सा ज्यूरिडिक्शन या फिर कमिश्नर डिवीजन रेंज ऑफिस आते हैं। ये आपका ऑफिशियल मेल आईडी, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, और आपका यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर। देन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, माफ कीजिएगा, नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। अगर ये जो आपका बिजनेस जिस जगह पे लोकेटेड है, जो आप प्लेस दिखा रहे हो प्लेस ऑफ बिजनेस, वो लीज्ड है, कंसेंट है, ऑन है, रेंटेड है, शेयर्ड है, अदर्स, खुद का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियस बात है, आप वहां को उसका प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया, आप वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा डिफाइन दे सकते हो। कंसेंट है यानी कि जैसे कि आपके पिताजी का है और आप वहां पे बिजनेस चलाना चाहते हो तो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पे, तो ऐसे केस में आपको कंसेंट लेटर भी सबमिट करना पड़ सकता है, जहां पे आपके पिताजी का सिग्नेचर होगा कि यहाँ पे अप्रूवल होगा कि उन्होंने एज एनओसी के तौर पे आपको एक कंसेंट लेटर इशू करेंगे कि मिस्टर XYZ जो मेरे रिलेटिव्स में आते हैं या फिर मेरे बेटे के तौर पे लगते हैं, उन्हें ये बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पे मैं परमिशन देता हूं। तो कंसेंट लेटर हो गया। लीज, ऑन, रेंटेड, शेयर्ड, अदर। रेंटेड है तो ऑब्वियस बात है एग्रीमेंट, शेयर्ड है अगर आपने एक ही प्रीमाइसेस को दो लोगों ने शेयर कर रखा है तो उसका भी डॉक्यूमेंट, रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब बात आती है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड अबव द प्रीमाइसेस। आपकी बिजनेस एक्टिविटी बॉन्डेड वेयरहाउस, फैक्ट्री, लीजिंग बिजनेस, रिटेल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वेयरहाउस, ऑफिस, सेल ऑफिस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, होलसेल बिजनेस, आपका जिस तरह का भी बिजनेस आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपको वो टिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। साथ साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या इसके अलावा जो आपने ये ऊपर एड्रेस दिया, ये इसके अलावा कोई और भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप ऑपरेट करते हो। जैसे कि मान लो जयपुर में, राजस्थान में ही जयपुर के अलावा अजमेर में भी अगर मेरा दूसरा ऑफिस है तो मैं वहां का भी एड्रेस मुझे एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब में भी एंटर करना पड़ेगा। तो वहां पे मैं अगर यहाँ पे सबसे नीचे जाके अगर ये ऑप्शन को इनेबल करता हूँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो मुझे यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी। इफ यू नीड टू ऐड डिटेल्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गो टू द प्रिंसिपल बिजनेस, क्या पे जाओ और वहां पे ऑप्शन को यस करो। हालांकि मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे फिलअप नहीं किए, अगर मैं सारे ऑप्शन फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी मुझे सिमिलर वे से एड्रेस, डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, सारी चीजें वापस मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो बिजनेस डिटेल हो गया अपना, प्रमोटर नेम, ऑथराइज सिग्नेटरी, रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बात आती है कि आप गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो तो आपके जो टॉप 5 प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो, जैसे कि आप मोबाइल सेल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल करते हो, तो वो टॉप 5 प्रोडक्ट का आपका HSN कोड यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे टॉप 5 सर्विसेज, अगर टॉप डाल सकते हो तो टॉप 5 डालो, अगर एक या दो ही है तो एक या दो ही डालो। सैक कोड, HSN कोड आपको गूगल सर्च करोगे आपके बिजनेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सैक कोड डालना कंपलसरी है बिकॉज ये आपको एज ए एडिशनल प्रूफ के तौर पे होता है कि आप इस चीज का बिजनेस करते हो और आपका नेचर ऑफ सर्विस या फिर आपका नेचर ऑफ गुड्स किस में आप डील करते हो। ये भी सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप बात करो किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स दैट इज एम्प्लॉय कोड लगता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लो, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है, नेम ऑफ द पर्सन हु इज एन एक्साइज लाइसेंस हेड। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान स्टेट में अगर ये चारों इंफॉर्मेशन अप्लीकेबल है तो आपको ये चारों इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करने होंगे एज पर योर स्टेट स्पेसिफिक है, ये सारे के सारे स्टेट में अप्लीकेबल होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे राजस्थान में तो पीटी अप्लीकेबल नहीं है बट महाराष्ट्र में पीटी अप्लीकेबल है, तो यहाँ पे पीटी नंबर आपको एंटर करना चाहिए अगर आपके पास है तो। फिर लास्ट में आता है आधार ऑथेंटिकेशन।
आधार ऑथेंटिकेशन में वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिलअप किए रहेंगे, प्रमोटर ऑथराइज सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव, उनके नाम डिटेल यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे 1 by 1 लिस्ट हो जाएंगे। प्लीज मेक श्योर दैट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज प्रोवाइडेड यू आर करेक्ट, यानी कि आधार वेरिफिकेशन करने से पहले, वैलिडेशन करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए, तो जाके आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा, आपका आधार लिंक होगा और वेरीफाइड होगा कि आपने ये आधार नंबर जो दिया ये बिजनेस के साथ लिंक हो चुका है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस सच डिटेल, ये सारे की सारी डिटेल खत्म होने के बाद फाइनली आपको मूव करना है वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पे यहाँ पे मूव करने के लिए आई नीड सोनली कंफर्म नेम ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इन प्लेस सिग्नेचर, उसके बाद सबमिट विथ डीएससी, सबमिट विथ ईवीसी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमने नई नोट की है, यहाँ पे नया नोट क्या किया हमने, यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हालांकि पहले जब रजिस्ट्रेशन करते थे तो यहाँ पे जो आधार ऑथेंटिकेशन है इसकी जगह पर एक टैब होता था बैंक डिटेल, जहां पे हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर, एक या दो बैंक अकाउंट डिटेल हमें मेंशन करना पड़ता था, बट उसकी जगह पे यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन दे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर बैंक यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फिर सर्विस में जाके आप अपना अमेंड कर सकते हो। वहां पे जब लॉग इन करोगे पोर्टल, वहां पे अमेंडमेंट ऑफ कोर एंड नॉन कोर फील्ड भी मिलेगा, जहां पे आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हो। तो फर्स्ट फेज में जब आप अपडेट करने जाओगे, ये सारी डिटेल ओके है, आपका नेम ऑथराइज सिग्नेटरी, जो यहाँ पे सिग्नेटरी में नाम दे रखा है, उनका नाम, प्लेस और डेजिग्नेशन जो है अपने आप पिक कर लेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो। देन आफ्टर आपका डीएससी है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर टोकन है, या फिर ईवीसी है, दैट इज अगर मोबाइल के थ्रू आप ओटीपी के थ्रू सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट हो गया, यानी कि आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है आपने फिल कर दिया है। पार्ट ए एंड पार्ट बी फिल करने के बाद ये नहीं है कि मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नहीं। हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये देखा था कि जब आप सबमिट कर देते हो तो जीएसटी ऑफिसर विल वेरीफाई द एप्लीकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर उसको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो ऑफिसर अप्रूव द जीएसटी एप्लीकेशन, वो अप्रूव कर देगा और उसके बदले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, दैट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्टिफिकेट 06। अगर वो ओके है तो, अगर वो ओके नहीं है तो, अगर मान लो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, तो ऑफिसर में आस्क फॉर द मोर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 03, अगर आपने डॉक्यूमेंट दे दिया ऑल ओके, सर्टिफिकेट इश्यू। अगर 7 दिन के अंदर आपने रिवर्ट बैक नहीं किया तो ऑफिसर डेफिनेटली आपका जो एप्लीकेशन सबमिट किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि रिजेक्ट हो चुका है तो वापस से आप अप्लाई कर सकते हो विथ प्रॉपर डिटेल एंड इंफॉर्मेशन। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप चाहो तो कंपोजिट डीलर, आप चाहो तो रेगुलर डीलर, दोनों में से जो भी तरह का रजिस्ट्रेशन करना चाहो वहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सारी डिटेल केयरफुल्ली और सही तरीके से फिल करनी है। If you are filling a correct detail, proper detail, correct documents, if you are uploading all the documents that are authenticated and accurate one, definitely your application will be accepted within 7 days, that is specified period of working days, and you will get your certificate within specific period of time. So yes, we have completed the process of GST registration, how to register your company, your business under GST. This was a simple process, this was just a simple process, but along with that we have to make sure the documents, we have to make sure the data that we are providing to the department are correct, so that there won't be any chance to reject or get our application rejected. So for further any query or any doubt, you can contact on given contact detail. You can always call me on the given number, but I will advise you can WhatsApp me on this given contact number so that I can revert you over there. So let's move to next topic. Thank you.